राजभाषा से क्या तात्पर्य है? देखिए पहला प्रश्न, राजभाषा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए जनसंपर्क की भाषा, या ऑप्शन बी राज्य की भाषा, सी संवैधानिक तौर पर घोषित सरकारी कामकाज की भाषा, या ऑप्शन डी संसद की भाषा। तो देखिए राजभाषा से क्या तात्पर्य है, देखिए विकल्प के अनुसार ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, संवैधानिक तौर पर घोषित सरकारी कामकाज की भाषा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा कि राजभाषा से क्या तात्पर्य है कि संवैधानिक तौर पर घोषित सरकारी कामकाज की भाषा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न है, हिंदी राजभाषा होगी यह निर्णय कब लिया गया? ऑप्शन ए 14 सितंबर 1951 में, या 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1952 में, या 14 सितंबर 1969 में। तो देखिए हिंदी राजभाषा होगी, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया था, यानी कब स्वीकारा था कि हिंदी जो है राजभाषा होगी? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 14 सितंबर 1949। इसी कारण जो है हर 14 सितंबर को, प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, अनुच्छेद 344 के पालन हेतु राष्ट्रपति द्वारा 1955 में राजभाषा हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया? ए बाल गंगाधर खेर, या ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए अनुच्छेद 344 के पालन हेतु राष्ट्रपति द्वारा 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। आप लोगों को पता होना चाहिए 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, पर किसकी अध्यक्षता में, यानी कौन अध्यक्ष थे? तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बाल गंगाधर खेर, यानी इनका शॉर्ट में नाम अगर देखा जाए तो बीजी खेर ज्यादातर आपको विकल्प में देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा उसका मतलब भी बाल गंगाधर खेर है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। अब देखिए इसके बाद अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, संविधान की किस धारा और अध्याय में जिक्र है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी? यह संविधान की किस धारा और अध्याय में है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी? ऑप्शन ए संविधान के अध्याय 18 और धारा 11 में, या संविधान के अध्याय 3 और धारा 1, संविधान के अध्याय 17 और धारा 1, संविधान के अध्याय 13 और धारा 2। अगर देखिए अगर आपने संविधान के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भाग 17 किससे संबंधित है, यानी अध्याय 17 किससे संबंधित है? राजभाषा से, जहां पर अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जो है अध्याय 17 के अंतर्गत है, यानी भाग 17 जो कि राजभाषा से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, संविधान के अध्याय 17 और धारा 1 जो कि राजभाषा से संबंधित है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इसमें सम्मिलित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, हिंदी भाषा के, देखिए प्रश्न है कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार, विकास और उसके प्रयोग एवं सरकार के कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का उल्लेख कहाँ है? यानी शॉर्ट में देखा जाए कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और विकास से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 351, या अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 340, या 357। तो यहाँ पर किस अनुच्छेद में कहा गया है कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और विकास और उसके प्रयोग एवं सरकार के कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का उल्लेख है? तो याद रखिएगा यह अनुच्छेद 351 में है, यानी हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और विकास अनुच्छेद 351 में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा कि किस अनुच्छेद से संबंधित है? 351 से। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर, देखिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं देने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा किस अनुच्छेद में आता है? 340 में,
350, 361 या 342। तो देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 350 यह कहता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। तो यानी ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, अनुच्छेद 350। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ललित ललाम का वर्ण विषय है। ललित ललाम का वर्ण विषय है ऑप्शन ए छंद, बी रस, सी अलंकार या ऑप्शन डी रीति। तो यहाँ पर सरल प्रश्न है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अलंकार। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, रीति काल में ऑप्शन ए वीर रस की कविता की प्रधानता रही है, या भक्ति ग्रंथों की प्रधानता रही है, या नारी के भोग्य रूप का भरपूर चित्रण हुआ है, या इन तीनों में से कोई नहीं। तो देखिए अगर आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से, तो रीति काल में नारी के भोग्य रूप का भरपूर चित्रण हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न आप लोग देखिए कि रीति काल का, यहाँ पर प्रश्न है कि रीति काल का वह कौन सा कवि था जिसने स्वयं कोई लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा, किंतु उसका काव्य लक्षणों के उदाहरण के रूप में स्वीकार किया जाता रहा। काफी अच्छा प्रश्न है कि रीति काल का वह कौन सा कवि है जिसने स्वयं कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। तो ऑप्शन दिए गए हैं चिंतामणि, देव, बिहारी और सेनापति। तो इनमें से किसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा बल्कि उनके काव्य लक्षणों के उदाहरण के रूप में स्वीकार किया गया है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बिहारी लाल ने कोई भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। तो यहाँ पर राइट जो आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि बिहारी काल रीति काल के कवि हैं। बिहारी लाल जो है रीति काल के कवि हैं जिन्होंने स्वयं कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, भाव विलास की रचना किस कवि के द्वारा की गई है? ऑप्शन ए देव, बिहारी, मतीराम और सेनापति। तो देखिए भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास और रस विलास। तो अगर देखा जाए तो इनके जो लेखक हैं ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, देव इनके लेखक हैं यानी रचनाकार हैं। भाव विलास के लेखक कौन हैं? देव। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। अब इसके बाद देखिए, अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ कवि देव द्वारा लिखा हुआ नहीं है? कवि देव द्वारा लिखा गया ग्रंथ नहीं है। ए भाव विलास, बी अष्टयाम, सी सुजान विनोद या ऑप्शन डी ललित ललाम। तो यहाँ पर क्लियर है ऑप्शन डी ललित ललाम, जो कि कवि देव के द्वारा नहीं लिखा गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न, नीचे लिखे कवियों में मतीराम के बड़े भाई कौन थे? ए जटाशंकर, चिंतामणि, केशव दास और देव। तो देखिए नीचे लिखे कवियों में मतीराम के बड़े भाई कौन थे? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, चिंतामणि। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। देखिए नीचे लिखी कवि श्रेणियों में से मतीराम को किस श्रेणी में स्थान दिया जाता है? यानी मतीराम किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध या रस सिद्ध। तो देखिए मतीराम किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, यानी किस काव्य धारा के ये कवि हैं? रीतिबद्ध के, रीति मुक्त के या रीति सिद्ध के? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि मतीराम जो है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, कवि मतीराम किस राजा के आश्रय में रहे? ऑप्शन ए बूंदी के महाराजा भाव सिंह के, या जयपुर के राजा जय सिंह, चित्रकूट के राजा रुद्रदेव या मारवाड़ के महाराज जसवंत सिंह के आश्रय में रहे। तो यहाँ पर देखिए कि किस राजा के आश्रय में रहे थे, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि बूंदी के महाराजा भाव सिंह। याद रखिएगा कवि मतीराम किस राजा के आश्रय में रहे थे? बूंदी के महाराजा भाव सिंह के। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि कवि मतीराम किस राजा के आश्रय में रहे? ऑप्शन ए बूंदी के महाराजा भाव सिंह, या ऑप्शन बी जयपुर के राजा जय सिंह, या ऑप्शन सी चित्रकूट के राजा रुद्रदेव, या ऑप्शन डी मारवाड़ के महाराज जसवंत सिंह। तो देखिए मतीराम किस राजा के आश्रय में रहे?
तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, बूंदी के महाराजा भाव सिंह। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर। कवि मतीराम किस राजा के आश्रय में रहे? बूंदी के महाराजा भाव सिंह के। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न आप लोग देखिए, मतीराम ने अपनी रचनाएं किस भाषा में की? ऑप्शन ए खड़ी बोली, भोजपुरी, साहित्यिक ब्रज और साहित्यिक अवधि। तो आप लोग जानते हैं कि मतीराम जो है किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा के कवि थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, साहित्यिक ब्रज। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि कौन सी रचना मतीराम के द्वारा नहीं लिखी गई है? ए रसराज, बी ललित ललाम, सी प्रेम तरंग या ऑप्शन डी अलंकार पंचासिका। तो इनमें से कौन सी रचना है जो मतीराम के द्वारा नहीं लिखी गई? तो देखिए रसराज के लेखक मतीराम हैं, ललित ललाम के लेखक भी मतीराम हैं, अलंकार पंचासिका के लेखक भी मतीराम हैं। तो यानी ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, प्रेम तरंग, इसके लेखक मतीराम नहीं है। ठीक है, ये तीनों जो रचनाएं दी गई हैं जिसमें रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचासिका, इन तीनों के ही लेखक जो है कि मतीराम है। तो प्रेम तरंग यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिए। अब इसके बाद आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है तुलसी और उनकी कविता नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए उदय भानु सिंह ने, बी निराला ने, सी रामनरेश त्रिपाठी ने या ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो देखिए तुलसी और उनकी कविता नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामनरेश त्रिपाठी ने। याद रखिएगा, तुलसी और उनकी कविता जो है पुस्तक का नाम है, इसके जो लेखक हैं वह हैं रामनरेश त्रिपाठी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? ए 1925 में, बी 1926 में, सी 1924 में या डी 1927 में। तो देखिए हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 1927 में। ठीक है, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? 1927 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अब इसके बाद आगे यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए दिया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान में प्रांतीय भाषाओं को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है? संविधान में प्रांतीय भाषाओं को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है? ए छठी अनुसूची या ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची के तहत या सी 5वीं या डी 9वीं। तो प्रांतीय भाषाओं को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची के तहत। ठीक है, याद रखिएगा संविधान में प्रांतीय भाषाओं को 8वीं सूची के द्वारा स्वीकार किया गया है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। देखिए अब यहाँ पर लास्ट प्रश्न दिया गया है, देवनागरी लिपि में हिंदी में अक्षर पर शिरोरेखा लगाने की सलाह किसने दी थी? देवनागरी लिपि में हिंदी में अक्षर पर शिरोरेखा लगाने की सलाह किसने दी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, हिंदी सम्मेलन ने या ऑप्शन सी आचार्य शुक्ल ने या ऑप्शन डी देवनागरी लिपि सुधार समिति ने। तो देवनागरी लिपि में हिंदी में अक्षर पर शिरोरेखा लगाने की जो सलाह दी थी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, देवनागरी लिपि सुधार समिति ने। तो यानी ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की वीडियो के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए। अगर किसी प्रश्न पर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।